कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इससे प्रीवियस क्लास में हमने 2 डायमेंशनल स्कैनर्स के बारे में पढ़ा था और जो आप लोगों ने वर्कशीट्स सबमिट की हैं उसमें नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स को देख के ये पता चल रहा है कि आप अभी भी उस पर काम कर रहे हैं और आप में से मेजॉरिटी ने वर्कशीट्स को सबमिट नहीं किया। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल का काम दिया और आप लोग इतने स्लो हो गए, वरना आपकी वर्कशीट्स जो हैं वो पोस्ट होने के 10 मिनट के बाद ही सबमिट होना स्टार्ट हो जाती थी। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल काम दिया था कैम स्कैनर और गूगल लेंस से रिलेटेड, तो उसको जल्दी से कंप्लीट करें ताकि उसकी कवरेज ख़त्म हो और फिर हम उससे मज़ीद आगे वाले टॉपिक्स पे कंसंट्रेट कर सकें। तो अब हम आगे चलते हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो है 3 डायमेंशनल स्कैनर्स। इससे पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था दैट वाज 2 डायमेंशनल स्कैनर और अभी ये 3 डायमेंशनल है। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे। एक बड़ी बेसिक और बड़ी प्राइमरी डेफिनेशन अगर हम 3 डायमेंशनल स्कैनर की बनाएं तो इट कम्स लाइक इट इज़ अ स्कैनर दैट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द एक्स एंड वाई एक्सिस बट आल्सो द जेड एक्सिस फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। कि ये ना सिर्फ लंबाई और चौड़ाई जो है किसी ऑब्जेक्ट की उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, बल्कि ये उसकी हाइट को भी स्कैन करता है और हमें एक फिजिकल शेप मिलती है। और इसमें क्या होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आती है या जो मुझे क्लियर करनी है वो ये है कि एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है। इस बॉक्स के सरफेस के ऊपर आप जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो जब स्कैन होगा तो वो आपको एक 3 डायमेंशनल व्यू में नज़र आएगा। जिसने दुनिया में सबसे पहली दफ़ा ये सोचा कि ऑब्जेक्ट स्कैन करते हैं तो उसकी हाइट नहीं आती, तो मुझे एक ऐसा ही डिवाइस बनानी चाहिए जो हाइट को भी कंसंट्रेट करे। तो उसने सबसे पहले यही उसके माइंड में आया कि इसके लिए जो हमें स्कैनर चाहिए वो एक फ्लैट नहीं होना चाहिए बल्कि वो एक बॉक्स शेप होगा, ताकि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखें उसको हर तरफ से स्कैन हो जाए वो और हमें एज अ 3D ऑब्जेक्ट नज़र आए। आज के बच्चे, आज के स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि 3D ऑब्जेक्ट क्या होता है। गेम्स में जितने भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी 3 डायमेंशनल बनी हुई हैं। तो आज से को 15 साल पहले के स्टूडेंट को ये समझाने में शायद थोड़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती थी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन आज इट इज़ मोर ईजियर फॉर अ टीचर टू रिलेट अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। आप गेम्स खेलते हैं, आपको पता है उसमें हर चीज़ जो है वो 3 डायमेंशनल बनी हुई है एंड इट इज़ मोर अट्रैक्टिव फॉर आवर आइज नॉट ओनली बट इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन सो मैनी साइंटिफिक वेज। हम उससे आगे चलते हैं। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को हम यूं लिखेंगे, फर्स्ट 3D स्कैन। अच्छा जी, इसमें एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा सोचा कि उसने एक कमरे की 4 दीवारों के ऊपर सपोज कोई 60 कैमरास लगाए। वो कैमरास डिफरेंट डिस्टेंसेस पे थे और उसने उनको उस कमरे की चारों दीवारों पे और छत पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थोड़े थोड़े से एक एक फिट के फासले पे उसने सारे कैमरास लगा दिए और उन कैमरा का ऑन और ऑफ का कंट्रोल एक जगह पे उसने बना लिया। अब उसने उस कमरे के सेंटर में एक टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा और उसने उस ऑब्जेक्ट की एट द सेम टाइम उन 60 कैमरास से फोटो ली। अब एक कैमरा जो है वो उसकी फ्रंट से फोटो ले रहा है, उसके साथ 1 फुट ऊपर जो वाला है वो उससे थोड़े डिफरेंट एंगल पे फोटो ले रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने उन 60 फोटोज को एक जगह पे स्टोर कर लिया
और फिर उसने उन फोटोज को एक सर्कुलर एक बॉल बनाया किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, जो एक बॉल की शक्ल में एक सर्कल बनाया पूरा, और उस बॉल के सरफेस के ऊपर उसने वो फोटोज सारी जो है ना उसी ऑर्डर में पेस्ट कर दी जिस ऑर्डर में उसने उनको शूट किया था। तो जब उसने वो सारी फोटोज को उस बॉल के ऊपर पेस्ट करवाया और उनकी थोड़ी एडजस्टमेंट की, तो फाइनल जो फाइल उसकी बनी उसमें उसको वो चीज़ ऑलमोस्ट उसी तरह नज़र आ रही थी जैसे हम अपनी रियल आई से किसी चीज़ को देखते हैं। साथ ही उसने उस बॉल को रोटेट करने वाले 2 बटन्स बना दिए, तो जैसे जैसे हम वो बटन क्लिक करते थे वो बॉल घूमता जाता था और उसका व्यू जो है वो भी बदलता जाता था। इस कॉन्सेप्ट से उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसका ये एक्सपेरिमेंट इतना पॉपुलर हो गया कि इंडस्ट्री में उसकी पहली यूटिलाइजेशन ये आई कि ये सपोज एक कार है और ये इसके 2 बटन्स हैं। अब इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन उसके उस कॉन्सेप्ट की कुछ यूं हो गई कि एक नए मॉडल की गाड़ी को एक रोटेटिंग सरफेस के ऊपर खड़ा किया गया, या अच्छा फिर उसके बाद उससे पहले उसने एक और उसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि मुझे ये 60 कैमरास लगाने पड़े हैं, तो मैं क्यों ना एक ऐसी एक रेल बना लूं जिसके ऊपर एक ही कैमरा हो और वो उसकी मोशन कंट्रोल की हो किसी मोटर के साथ। तो वही कैमरा उस जो ट्रेल उसने बनाई हुई है उसके ऊपर वो कैमरा आगे आगे चलता जाए और वो मजीद फोटोज लेता जाए। तो वो जब यहाँ से चलेगा तो डिफरेंट एंगल्स पे से गुजरता हुआ जो अब अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक वो 160 तस्वीरें ले लेता है। तो उसने वो कॉस्ट ऑफ कैमराज को भी कम करने का सलूशन बना लिया कि एक ट्रेल बना ली है उसने, उसके ऊपर वो कैमरा चलता था। अब उसकी पहली एप्लीकेशन ये आई कि एक कार की पूरे सर्कल में वो कैमरा एक ट्रेल के ऊपर चल के, तो एक एक डिग्री के डिफरेंस पे जाके वो एक एक फोटो लेता जाएगा। तो जब वो कैमरा एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो उसके पास उस कार की 360 फोटोज आ जाएंगी हर साइड के व्यू से। उसके पास उसका पूरा साइड प्रोफाइल आ जाएगा। अब उसके बाद वो हम उसी तरह उसको जो है वो उन फोटोज को एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट करते जाएंगे। तो आपको अगर ऑनलाइन ये कार ऐसे नजर आ रही है, आप इस बटन को 10 दफा क्लिक करेंगे तो ये कार थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि जैसे यही गाड़ी जो है वो 90 क्लिक्स मैंने किए हैं तो वो ऐसे पीछे वाली साइड से नजर आनी स्टार्ट हो गई है। हालांकि वो यूं नहीं हुआ कि वो कार मूव कर रही है, बेसिकली वो फोटोज चेंज हो रही हैं, लेकिन हमें देखने में ऐसे लगता है कि वो कार को ही हम घुमा रहे हैं फिजिकली। सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द 3D स्कैनर्स। और इन 3D स्कैनर्स में जब ये मार्केट में ये कॉन्सेप्ट बाहर आया लोगों में, तो इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया सबको कि इसको बहुत सी फील्ड्स में अप्लाई करने की थेरीज जो हैं वो लोगों ने बना ली। और उसमें से एक थेरी ये भी थी कि बजाय इसके कि हम ऐसे वो जो बॉक्स है 3D स्कैनर का वो एक छोटा सा 1 फीट बाय 1 फीट भी हो सकता है कि इतना सा बॉक्स है ये, और इसमें भी वो एक कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, एक कैमरा इधर लगा दिया, एक कैमरा इधर लगा दिया, और नीचे ऐसे एक सर्कुलेटिंग प्लेट लगा दी। जैसे वो शायद आपने देखा हो, अगर आप अपने घर में माइक्रोवेव ओवन को ओपन करें तो उसमें आपको एक प्लेट नजर आएगी। जब हम उसमें कोई खाना रख के उसको ऑन करते हैं तो वो प्लेट भी सर्कुलेट करती है, क्योंकि उसमें भी इस 3D स्कैनर की तरह से डिफरेंट पॉइंट्स पे हीटर्स लगे हुए हैं। तो उन हीटर्स की हीट को उस फूड के हर कंपोनेंट तक पहुंचाने के लिए ये नहीं है कि इसमें 100 हीटर्स लगा दें, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ हीटर्स हैं, लेकिन वो प्लेट सर्कुलेट करती है तो वो फूड को हर एंगल से हीट मिलती है।
तो वो फूड जो है वो जल्दी थोड़ा गर्म हो जाता है या बेक हो जाता है, या जो भी आप उसमें बना रहे हैं उसको जल्दी हीट मिल जाती है। इसी तरह अब इस 3D बॉक्स में भी फर्ज किया कि मेरे पास कोई मशीन है जो 40 साल पुरानी है। अब उस मशीन का एक कोई कंपोनेंट है, सपोज उसकी सिर्फ ये शेप है, वो एक पीस है जिसमें जो है ना ऐसे 4 स्क्रू ड्राइवर्स लगते हैं, और ये उसकी कोई नॉब है, वो पीस उसका टूट गया। अब मुझे उस मशीन का वो पार्ट चाहिए, लेकिन उस मशीन की कंपनी से भी अगर मैं राब्ता करता हूं तो मुझे वो कंपनी कहेगी कि हमने तो 40 साल या 35 साल पहले हमने इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी, हम आपको ये पार्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मैं फिर मुझे उसका एक मॉडर्न साइंटिफिक सॉल्यूशन ये नज़र आएगा। मैं उस टूटे हुए पीस को फर्ज किया कि वो यहाँ से क्रैक हो गया था, मैं इसको पहले थोड़ा जोड़ लूँगा और फिर मैं उसको 3D स्कैनर में ला के रखूँगा। अब मैं 3D स्कैनर में रख के इसका 3D स्कैन कराऊंगा तो ये एक फाइल मुझे देगा 3D का सॉफ्टवेयर, जिसमें इसकी सारी शेप और इसकी सारी डायरेक्शंस और सारी मेजरमेंट्स आ जाएंगी। मेरे पास उस कंपोनेंट की डिजाइन फाइल आ गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अब इससे वन स्टेप फर्दर जाके 3D प्रिंटर लूंगा और उस 3D प्रिंटर में मैं कोई सॉलिड मटेरियल यूज करके तो बड़े आराम से ये पार्ट दोबारा से बना लूंगा। हम आगे चल के आउटपुट डिवाइसेस में 3D प्रिंटर भी पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे ये समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ द 3D स्कैनर एंड द 3D प्रिंटर ये हमें हेल्प करता है कि हम अपनी मर्जी के कोई भी पार्ट्स बना लें। आपने सुना होगा अमेरिका में गन कंट्रोल का बड़ा वर्ड यूज होता है, बड़ी टर्म यूज होती है। वहाँ पे तो ये भी पॉसिबल है कि आप एक गन का डिज़ाइन फाइल इंटरनेट से ही ढूंढ लें। अच्छा, फिर ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोगों ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का 3D स्कैन करके उनकी 3D फाइल्स रखी हुई हैं। तो आपके पास अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो आपको वहाँ से फ्री में या पेड में उसकी 3D डिज़ाइन फाइल मिल जाएगी। आप उस 3D डिज़ाइन फाइल को लें और अगर आपके पास घर में 3D प्रिंटर है तो आप उसको अरेंज करके मटेरियल यूज़ करके वो ऑब्जेक्ट बना लें। आप मैं आपको ऐसी आज अपने लेसन के साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। तो इस लेसन के बाद आपने उस वीडियो को भी व्यू करना है। उसमें अब मैं यहाँ पे वो 3D स्कैनर रख के तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वी नीड टू गेट सम असिस्टेंस फ्रॉम द वीडियोस। तो ये थोड़ी सी रूटीन बनाएं। मैंने इसलिए ये साथ में लेसन भी रिकॉर्ड किया कि आपको शायद आप समझेंगे कि वीडियो दे दिया हमें, हमारा लेसन प्रिपेयर नहीं किया हमारे लिए। तो ये बात नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें हमें वीडियोस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसमें ये 3D स्कैनर्स मैंने आपको इसका बेसिक समझाया यहाँ पे, आप इसको अच्छी तरह से समझें। और इसमें हम अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देयर इज 20% चांस ऑफ द क्वेश्चन कि वो आपसे पूछेगा कि भाई आप मुझे बताएं 3D स्कैनर क्या होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है और ये कैसे बना था और इसका ये इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या था। 80% चांस क्वेश्चन का ये है कि वो आपसे ये इसकी एप्लीकेशन के बारे में पूछेगा। आप देखें 3D स्कैन में खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी के लंग्स डैमेज, ये जो मतलब किसी को कोविड हो जाता है उसका वो कहते हैं जी इसका जो है ना CT स्कैन कराएं इसके लंग्स का। जब आप लंग्स का CT स्कैन कराते हैं तो वो क्या होता है कि उस मशीन में आपके उस ऑर्गन को स्कैन किया जाएगा, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट को, और क्योंकि वो कलर्ड स्कैन होगा तो उस स्कैन से फिर वो ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि कोई खुदा न खास्ता किसी के लंग्स 10% डैमेज हुए हैं, किसी के 5% हुए हैं, किसी के 8% हो गए हैं। तो उसके मुताबिक फिर वो उसको मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। अब किसी के 10% डैमेज की मेडिसिन कुछ और होगी, किसी का अगर 2% डैमेज हुआ है तो उसकी मेडिसिन कुछ और होगी। बट द ट्रीटमेंट बिगिंस विद द 3D स्कैन। तो ह्यूमन बॉडी का 3D स्कैन करने से हमें एज डॉक्टर्स बड़ी हेल्प मिल जाती है कि किसी पेशेंट की फिजिकल सिचुएशन बड़ी जल्दी डायग्नोज हो जाती है।
आज से 30 साल पहले किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या है ये डॉक्टर को कभी भी नजर नहीं था आ सकता, लेकिन आज इन 3D स्कैन्स के साथ हम दिमाग के अंदर के जो सेल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो मेडिकल फील्ड में ही इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं तो आपकी एयरपोर्ट पे आपका बैग जो है वो एक 3D स्कैनर में से गुजरता है। तो अगर उसमें कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है तो वो फ़ौरन उसको बीप कर देता है और वो आपको कहते हैं कि ये बैग साइड पे ले आएँ और ज़रा खोलें, सारा चेक करवाएं। और जिसके बैग में कोई मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं है वो उसमें से गुजर जाता है, तो बगैर बैग खोले हुए वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ये कैलकुलेट कर लेती हैं कि इस बैग में कोई हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करें द बेनिफिट्स ऑफ 3D स्कैनर्स तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नज़र आएगा। इसी तरह ये जो आपके मोटरवेज़ के ऊपर कैमरास लगे हुए हैं वो भी 3D स्कैनर्स हैं, और वो स्कैनर इस तरह के हैं कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट की स्कैनिंग का फायदा ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की स्पीड भी कैलकुलेट कर लेते हैं वो डिफरेंट फिजिक्स के फार्मूलाज लगा के, जिसकी वजह से आपका स्पीड का चलान होता है। वहां पे आपकी गाड़ी की रीडिंग तो नहीं पड़ता कोई अंदर आके कि ओहो ये तो 190 किलोमीटर्स पे था, वो आपकी मूवमेंट को 3D स्कैन करके फिजिक्स का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, तो वो उनको स्पीड बता देगा कि आपकी स्पीड इतनी है। तो इसके बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपका ज़्यादा जो नॉलेज है दैट शुड बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द 3D स्कैनर्स। एग्ज़ाम में आपको एप्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा पूछा जाने का चांस है। तो इस लेसन की थीम को अंडरस्टैंड करें आप, फिर हम नेक्स्ट लेसन में इस पे और डिस्कस करेंगे, और इस बोर्ड पे आने वाले लेसन के साथ आपको जो दूसरी वीडियो साथ में दी हुई है उसको भी आप पहले देखें और फिर उसके बाद आप इसकी वर्कशीट जो है उसको आंसर करें। अभी इस लेसन का सेकंड पार्ट फ्राइडे को हमने मज़ीद डिस्कस करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू।